आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 18 लेकर के आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान, वान 't हाफ कारक तथा संगुणन या वियोजन की कोटि के संदर्भ में। पर इसके पहले हम चर्चा करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जैसा मैंने बताया था कि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली को परिभाषित कैसे करेंगे? वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, विलेय के कण नहीं जा सकते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक व रासायनिक। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली के अंतर्गत चर्मपत्र आता है, रासायनिक के अंतर्गत कॉपर फेरोसाइनाइड व सेलोफेन आते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में। असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलेक्यूलर मास। ये क्या होता है? देखिए, वैसे तो सामान्य आणविक द्रव्यमान ही प्राप्त होता है, किंतु जब किसी विलयन में विलेय कणों का संगुणन या वियोजन होने पर कणों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण आणविक द्रव्यमान के मान भी परिवर्तित हो जाते हैं। तथा इस प्रकार से जो प्राप्त आणविक द्रव्यमान है वही कहलाता है अपसामान्य या असामान्य आणविक द्रव्यमान। अर्थात विलेय कणों का संगुणन या वियोजन होने पर प्राप्त आणविक द्रव्यमान ही असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। असामान्य आणविक द्रव्यमान जो है ये निम्न प्रकार से संबंधित होता है। देखिए, सामान्यतः जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो प्रोपोर्शनल टू होते हैं कणों की संख्या के। अर्थात विलेय कणों की संख्या बढ़ने या घटने पर अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान भी बढ़ते या घटते हैं। किंतु किसी भी विलयन में विलेय कणों का संगुणन या वियोजन होने पर जो आणविक द्रव्यमान है, विलेय कणों का संगुणन या वियोजन होने पर जो आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कणों की संख्या के। ये मुख्य बात है, इसे नोट कर लेंगे। जो आणविक द्रव्यमान है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कणों की संख्या के। अतः कणों की संख्या बढ़ने या घटने पर, यदि बढ़ती है तो द्रव्यमान के मान घट जाएंगे, घटती तो बढ़ जाएंगे। अब देखिए, इस आधार पर जो आणविक द्रव्यमान है, यदि विलयन में विलेय कणों का संगुणन या वियोजन होता है तब प्राप्त आणविक द्रव्यमान जो है वो कहलाता है असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान प्राप्त होने के मुख्य दो कारण हैं। असामान्य आणविक द्रव्यमान प्राप्त होने के कारण, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है विलेय कणों का संगुणन, विलेय कणों का संगुणन। देखिए, जब किसी भी विलयन में विलेय कणों का संगुणन होता है, कॉपी में नोट करेंगे, किसी विलयन में विलेय कणों का संगुणन होने पर कणों की संख्या में कमी होती है, जिसके कारण आणविक द्रव्यमान का मान बढ़ जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल को बेंजीन विलायक में जब हम घोलते हैं तब ये द्विलक बनाते हैं, और द्विलक बनाने पर इनका जो आणविक द्रव्यमान है, जब ये द्विलक बनाते हैं तो कणों की संख्या घट जाती है, जिससे अणु द्रव्यमान बढ़ जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल CH3C डबल हो जाती है, एक एसिटिक अम्ल का अणु है। ये जो है
दूसरे एसिटिक अम्ल के अणु से निम्न प्रकार से संबंधित होता है। यहाँ पर एक एसिटिक अम्ल का अणु दूसरे एसिटिक अम्ल के अणु से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाता है और ये द्विलक बना लेता है, डाइमर बना लेता है। डाइमर बनाने पर दो अणु से एक अणु बन गया, संख्या घट गई, जैसे अणु द्रव्यमान इसका दुगुना प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल का सामान्य अणु द्रव्यमान 60 होता है, किंतु संगुणन होने पर इसका अणु द्रव्यमान बढ़कर के 120 हो जाता है। इसी प्रकार से बेंजोइक अम्ल, ये जो बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल जो है ये भी इस प्रकार से हाइड्रोजन द्वारा संगुणित हो जाता है, वह डाइमर बना लेता है, डाइमर बना लेता है। इसका सामान्य अणु द्रव्यमान, बेंजोइक अम्ल का सामान्य अणु द्रव्यमान 122 होता है, किंतु संगुणन होने पर ये दुगुना अर्थात 244 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि किसी भी विलयन में विलेय कण का संगुणन होता है तब उसका जो आणविक द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल का अणु द्रव्यमान 60 से बढ़कर 120 हो गया और बेंजोइक अम्ल का 122 से बढ़कर 244 हो गया। दूसरा जो कारण है असामान्य आणविक द्रव्यमान प्राप्त होने का, जो दूसरा कारण है वो है विलेय कणों का वियोजन। देखिए, विलेय कणों का वियोजन होने पर कणों की संख्या बढ़ती है, जिससे अणु द्रव्यमान का मान घट जाता है। जैसे NaCl, NaCl का सामान्य अणु द्रव्यमान 58.5 होता है, किंतु इसे जल में घोलने पर इसके दो आयन Na पॉजिटिव व Cl नेगेटिव बनते हैं, जिससे इसका अणु द्रव्यमान 58.5/2 बराबर 29.25 प्राप्त होता है, घट गया। इस प्रकार से विलयन में विलेय कणों का वियोजन होने पर आणविक द्रव्यमान के मान घट जाते हैं। तो ये था असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में। तो असामान्य अणु द्रव्यमान प्राप्त होने के दो कारण हैं, विलेय कणों का संगुणन या वियोजन। इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है वांट हाफ कारक। वांट हाफ कारक या घटक या गुणांक। वांट हाफ कारक को I से प्रदर्शित करते हैं। वांट हाफ कारक या घटक या गुणांक को I से प्रदर्शित करते हैं। वांट हाफ ने सन 1886 में किसी भी विलयन में विलेय कणों के संगुणन या वियोजन को ज्ञात करने के लिए एक घटक I दिया। एक घटक I दिया जिसे वांट हाफ घटक कहते हैं। वांट हाफ ने सन 1886 में किसी भी विलयन में विलेय कणों के संगुणन या वियोजन को ज्ञात करने के लिए एक घटक I दिया जिसे वांट हाफ घटक कहते हैं। अब I जो है, तो I जो है इसे निम्न प्रकार से भी कह सकते हैं। वांट हाफ घटक जो है ये अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान व सामान्य मान का अनुपात होता है। अतः I बराबर अणु संख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान व सामान्य मान के अनुपात को ही वांट हाफ घटक कहते हैं। यह I देखिए, प्रेक्षित मान कब प्राप्त होगा? जब विलेय कणों का संगुणन या वियोजन होगा। अर्थात I बराबर ये भी हो सकता है संगुणन या वियोजन के पश्चात, संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे कणों की सामान्य संख्या, कणों की सामान्य संख्या। इस प्रकार से I बराबर संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे कणों की सामान्य संख्या, ऐसा भी सूत्र हो सकता है।
तीसरा सूत्र देखिए, तीसरा सूत्र है I बराबर सामान्य आणविक द्रव्यमान, सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, सामान्य द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। देखिए होता क्या है कि जो आणविक द्रव्यमान है वह कणों की संख्या से व्युत्क्रम अनुपात में संबंधित होता है। मैं बता चुका हूँ कि जो आणविक द्रव्यमान है वह कणों की संख्या से व्युत्क्रम अनुपात में संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पर सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, अर्थात जो I है ये भी कह सकते हैं जो 1/2 घटक है वो सामान्य आणविक द्रव्यमान व प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान का अनुपात होता है। या इसे मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल MT अपॉन MO, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए ये 1/2 घटक था, अब 1/2 घटक के द्वारा जो है अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान, इसे ऐसे भी कह सकते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म का जो प्रेक्षित मान है, ये भी कॉपी में नोट कर लेंगे, या अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान बराबर I गुणे अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान, अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान बराबर I गुणे अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान। अब देखते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद अब देखते हैं, देखिए 1/2 घटक के द्वारा 1/2 घटक के द्वारा 1/2 घटक के द्वारा अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान, अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान निम्न प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। 1/2 घटक के द्वारा जो अणुसंख्यक गुणधर्म है 4, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो निम्न प्रकार से चेंज हो जाते हैं। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म था वाष्पदाम्य आपेक्षिक अवनमन, जिसके बराबर होता था P0A माइनस PA/P0A, वाष्पदाम्य आपेक्षिक अवनमन जो बराबर होता था XB के। अब इसमें 1/2 का गुणा हो जाएगा, 1/2 बड़ा गुणा हो जाएगा और P0A माइनस PA/P0A बराबर हो जाएगा IXB। दूसरा जो क्वथनांक में उन्नयन था डेल्टा TB, ये बराबर हो जाएगा IKBM के। तीसरा जो डेल्टा TF था ये बराबर हो जाएगा IKFM के। चौथा जो पराशण दाब था पाई, ये बराबर हो जाएगा ICIT के। तो इस प्रकार से 1/2 गुणांक के द्वारा अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान निम्न प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं, इन्हें भी नोट करेंगे। अब इसके बाद देखिए, यदि विलयन में विलेय कणों का, यदि विलयन में विलेय कणों का वियोजन होता है, यदि विलयन में विलेय कणों का वियोजन होता है, तब यदि वियोजन होगा तब कणों की संख्या बढ़ेगी। जो हमने बताया था सूत्र I बराबर MT/MO। यदि विलयन में विलेय कणों की संख्या बढ़ेगी तब जो प्रेक्षित अणुद्रव्यमान है वो घट जाएगा, अर्थात यदि थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट 4 है तो 2 प्राप्त होगा। अर्थात इस स्थिति में वियोजन होने पर जो मॉलिक्यूलर मास है, जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है, वो कम होगा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास के। कम होने पर, वियोजन होने पर कणों की संख्या बढ़े और द्रव्यमान का मान घट जाएगा, अर्थात ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कम होगा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट के। तब I बराबर जो I का मान है, ये जो है इस कंडीशन में हम देखते हैं I का मान 1 से ज़्यादा प्राप्त होता है, I इज ग्रेटर देन होता है 1 के, तब I 1 से ज़्यादा प्राप्त होता है। यदि संगुणन होता है, यदि
संगुणन होता है तब संगुणन होने पर क्या होगा, कणों की संख्या घटेगी, जैसे अणुद्रव्यमान का मान बढ़ जाएगा। यानी मान लीजिए ये 4 हो गया, प्रेक्षण अणुद्रव्यमान 4 हो गया और ये 2 था, तो बढ़ने पर क्या होगा कि जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट है वो ग्रेटर देन हो जाएगा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट के, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट के। तब जो आई है उस कंडीशन में जो आई है यदि हम देखें तो 1 से कम हमको मिलेगा, आई इज लेस देन हो जाएगा 1 के। तो इसका ध्यान रखेंगे, यदि वियोजन होगा तो एम ऑब्जर्व्ड इज लेस देन रहेगा एम टी के और आई इज ग्रेटर देन होगा 1 के। संगुणन होने पर एम ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन रहेगा एम टी के तथा आई इज लेस देन हो जाएगा 1 के। तथा यदि वियोजन या संगुणन नहीं होता है, वियोजन या संगुणन न होने पर जो है तो उस कंडीशन में आई जो है ये बराबर रहेंगे, m0 बराबर रहेगा mt के तथा आई जो है ये बराबर रहेगा 1 के, तब आई इक्वल टू 1 रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये मुख्य बातें थी, 1/2 गुणांक की मुख्य बातें थी। अगला टॉपिक है हमारा संगुणन या वियोजन की कोटि ज्ञात करना। देखिए संगुणन या वियोजन की कोटि क्या होती है, किसी भी विलयन में विलेय कणों का या विलेय अणुओं की वह संख्या जो संगुणित या वियोजित होती है, संगुणन या वियोजन की कोटि कहलाता है। या इसकी परिभाषा को नोट करेंगे, कुल अणुओं का वह भाग जिसका संगुणन या वियोजन होता है, संगुणन या वियोजन की कोटि कहलाता है। कुल अणुओं का वह भाग जिसका संगुणन या वियोजन होता है, संगुणन या वियोजन की कोटि कहलाता है। तथा इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इसका जो है इसमें अल्फा बराबर है या वियोजन जो है 80% होता है। किसी भी पदार्थ का जो वियोजन है 80%, 60% कुछ भी होता है। यदि हम कहते हैं किसी भी पदार्थ का वियोजन 50% होता है, 50% होता है तो उसका जो वियोजन की कोटि है वो कहलाएगी 50/100 इक्वल टू 0.5। तब वियोजन की कोटि क्या कहलाएगी, 0.5। तो इस प्रकार से जो है कुल अणुओं का वह भाग जिसका संगुणन या वियोजन होता है वह वियोजन की कोटि कहलाता है, संगुणन या वियोजन की कोटि कहलाता है। अब हम देखते हैं पहला, वियोजन की कोटि ज्ञात करना। वियोजन की कोटि ज्ञात करना। अब देखिए, मानते हैं कि कोई विद्युत अपघट्ट A है, माना कोई विद्युत अपघट्ट A है जो B अणुओं में वियोजित होता है, अर्थात NB अणुओं में वियोजित होता है। विद्युत अपघट्ट A जो है वह NB अणुओं में वियोजित होता है। प्रारंभिक अवस्था में इसका सांद्रण 1 रहता है और प्रारंभिक अवस्था में A का सांद्रण 1 होता है तथा साम्यावस्था पर इसका अल्फा भाग वियोजित होता है जो N अल्फा कणों में वियोजित होता है, तब वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। तब जो है वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा तथा
आई बराबर साम्यावस्था पर कुल अणुओं की संख्या बटे अणुओं की सामान्य संख्या। साम्यावस्था पर कुल अणुओं की संख्या बटे अणुओं की सामान्य संख्या। तब आई बराबर, जैसा मैंने बताया, आई बराबर कुल अणुओं की संख्या कितनी थी, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा अपन अणुओं की सामान्य संख्या शुरू में 1 थी, प्रारंभिक अवस्था में संख्या 1 थी, तो आई बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा या आई माइनस 1 बराबर एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा या आई माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा या अल्फ़ा बराबर आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो इस प्रकार से किसी भी विलयन में वियोजन की कोटि अल्फ़ा ज्ञात करने का सूत्र होता है अल्फ़ा बराबर आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, जिसे निम्न प्रकार से हल करते हैं। अब देखिए, इसमें यदि आपको आई व एन के मान पता हैं तब आप अल्फ़ा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है संगुणन की कोटि ज्ञात करना। दूसरा है संगुणन की कोटि ज्ञात करना। इसमें भी माना कोई विद्युत अपघट्ट A है जिसके n अणु संगुणित होकर के Bn अणु बनाते हैं। तब तथा प्रारंभिक अवस्था में A का सांद्रण 1 है, B का 0 है। प्रारंभिक सांद्रण साम्यावस्था पर धीरे धीरे कुछ समय बाद साम्यावस्था पर इसका अल्फा भाग वियोजित होता है, जो संगुणित होकर के अल्फा बटे एन अणु बनाता है। अल्फा भाग वियोजित होता है जो अल्फा भाग संगुणित होता है जो संगुणन के पश्चात अल्फा बटे एन अणु बनाता है। तब संगुणन के पश्चात कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन तथा आई बराबर सूत्र संगुणन के पश्चात आई बराबर संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटे कणों की सामान्य संख्या। तब आई बराबर संगुणन के पश्चात कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन बटे सामान्य संख्या 1। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद अब देखिए, तब आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन या आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा या आई माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू अल्फा या अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो इस प्रकार से जो संगुणन की कोटि है अल्फा, उसे हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1।
एन व आई के मान ज्ञात होने पर हम ज्ञान की कोटि अल्फा की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।